अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में हम बात करेंगे गज़ा में जो सूरत हाल है। मवासलाती राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। इट्स अ टोटल ब्लैकआउट। क्या वहाँ पर हो रहा है, अपने तजियाकारों की राय भी जानेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ज़रा इंटरनल मामलात की, क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी हैं पाकिस्तान में, उनके इनखला की जो डेडलाइन थी उसमें सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं। आपको याद होगा और गाहे गाहे आपकी स्क्रीन्स पे आपने अपडेट भी देखी होगी कि 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। तमाम तर जो तारिकीन वतन हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो शहरी हैं, उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। ख़ासकर जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पर मौजूद थे उनके लिए इक़दामात भी किए जा रहे थे, बसेस चलाई जा रही हैं, कैंप्स कायम किए गए हैं ताकि 1 तारीख़ तक उनको वापस उनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए। बट इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि काफ़ी प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, जो कि तनकीद कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के इस फ़ैसले के ऊपर, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करें और ये जो इनखला करवाया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का, इनको रोका जाए और इनको सेफ़ हेवन पाकिस्तान में ही फ़राहम की जाए। अब ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तान कह तो रहा है, सरफराज बुगटी साहब कह तो रहे हैं कि डेडलाइन हमारी बरकरार है, किसी भी तरह से इस प्रेशर के हम ज़ेर असर नहीं आएंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है और कहाँ तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, ये अपने तजियाकारों की ज़रा राय जानते हैं। सवाल इसके लिए कुछ यूँ कि क्या पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुतल्लिक आलमी दबाव तस्लीम करेगा या फिर इसको बर्दाश्त करेगा? हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी और हुकूमत का इसके ऊपर स्टांस सरफराज बुगटी साहब के थ्रू जो हम तक पहुँचा है वो यही है कि अभी तक तो से कम नहीं करेंगे, लेकिन असल पोजीशन इस वक्त क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस फैसले के ऊपर नज़रसानी हो या डेडलाइन बढ़ाई जाए या इस तरह का कुछ सोचा जा रहा है या नहीं? मैडम शेख, सबसे पहले तो आर्मी चीफ़ और पाक फ़ौज को मुबारकबाद 2 वजह से। एक, जो उन्होंने माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, चीनी माफिया, स्मगलिंग माफिया और डॉलर माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़, और उसके रिज़ल्ट आए सामने। यानी आप देखें कि 1-1.5 महीने का जो क्रैकडाउन है, उसके बाद एक अंदाजे के मुताबिक जो डॉलर कम हुआ उससे 4000 अरब हमारा कर्जा कम हुआ। इसका मतलब है कि अभी अगर डॉलर 275 और 78 के दरमियान है तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू 250 है जो होनी चाहिए, और ये क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। और पहली दफ़ा फ़ौज के ये जो उन्होंने पीछे से जो हमारे सिविलियन महकमे हैं उनको पीछे से निगरानी की और ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए इसको, और इस निगरानी को जारी रहना चाहिए। दूसरा, आर्मी चीफ़ और फ़ौज को इस बात पे मुबारकबाद कि मेरी यानी पिछले 40-50 सालों में ये बहुत जुर्रतमंदाना कदम है, ये जो गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में गैर मुल्की रह रहे हैं इनको निकालना। ये वक्त की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इंसानी हकूक़ कहानियाँ सामने आएंगी, अदालतों के स्टे सामने आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जो कश्मीर और फ़लस्तीन में जिसका ज़मीर मर जाता है उसे हमारे वो सामने आएगा, उसका प्रेशर, आलमी दबाव प्रेशर आएगा। काश ये आलमी दबाव फ़लस्तीन पे डालते और पाक अफ़गान ताल्लुकात और रिश्तों की रुकावटें सामने आएंगी, बड़े बड़े अफसाने और कहानियाँ सामने आएंगी। मगर मैं अपनी फ़ौज और आर्मी चीफ़ साहब से कहना चाहता हूँ कि अपने फ़ैसले पर कायम रहें, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। हमारा कल्चर तबाह हो गया है, हमारे 80,000 के करीब हमने शहादतें दी हैं। हर चौथे दिन कोई ना कोई नया एक चक्कर होता है। कराची देख लें, केपी देख लें, बलूचिस्तान देख लें, पंजाब देख लें, गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है क्या हाल किया उन्होंने। इस्लामाबाद में जब भी पकड़ा जाता है कोई गैंग, वो उनके पास कोई ना शनाख्ती कार्ड होता है ना पासपोर्ट होता है, कार चोरी, डाकिए, चोरियाँ, मोबाइल छीनना और पता नहीं क्या क्या जराइम।
और ये इस पे खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त है अपनी फ़ौज से और आर्मी चीफ साहब से कि इसको कंटिन्यू रखें और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये कोई इसमें कोई किसी किस्म का प्रेशर ना लें, कोई किसी किस्म के इंसानी हकूक और इस तरह की बातें और आलमी ज़मीर इस पे ना जाएं। सर ये तो आपने तज्जिया दे दिया, दरखास्त है जी, ये तो आपने अपना तज्जिया पेश कर दिया, बट ये बताएं कि क्या खबर भी इससे मुतालिक आपके पास कोई है कि हुकूमती सतह पर इसी के मुताबिक अभी तक जो डेडलाइन है उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या कुछ नजरसानी की जा सकती है? सुनने में क्या आ रहा है? जी 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 मैडम शेख, इसके दो पहलू हैं और मैं आखिरी जुमला के अपनी अदालतों से हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए हर बात पे स्टे ना दे दिया करें। अच्छा, दो मैडम शेख जो मेरी बात हुई अभी, चूंकि थोड़ा सा वक्त था, उसमें दो तरह से है। एक कि इसको कोई प्रेशर नहीं लिया जा रहा अभी तक, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये लेके जाएंगे। हाँ, वो लोग जो शादियां कर चुके हैं, जो इधर जिनके पास कानूनी जवाज़ है, उनके अलावा बाकी सारों को निकालेंगे। लेकिन इस पे ज़रूर सोचा जा रहा है कि अगर इसकी डेडलाइन में चंद दिन की या थोड़ी सी तोसी कर दी जाए तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तोसी हो सकती है, मगर प्रेशर कोई नहीं अभी तक लिया जा रहा, ना इसके इस फैसले से पीछे हटा जा रहा है। और तोसी करने की वजह क्या है? क्या सही मतलब उतना जल्दी से नहीं निकाल पाए या मजीद कुछ काम करना है जिसकी वजह से है? मैडम शेख, ये इस वक्त पूरी आबादी में और पूरे मुल्क में फैला हुआ है एक मसला है, ठीक है, और जिसमें बहुत तेज़ी के साथ डेटा इकट्ठा हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ सारा कुछ हुआ है। लेकिन एक जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर चंद दिन या हफ्ता 2 हफ्ते और मिल जाएं तो बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो हो सकता है डेडलाइन में थोड़ी सी तोसी हो जाए। ठीक है, बेनज़ीर आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अलीना, पहले तो कितनी अजीब सी बात है कि हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है इंसानी हकूक़ की बात ना की जाए, लेकिन हम जब दुनिया में जाके इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो फिर दुनिया हमें कितना ही सीरियस लेगी। लेकिन यहाँ पे कोई ना बात करे इंसानी हकूक़ की, ना अदालतों में भी ना लेके जाए, कोई नहीं इंसानी हकूक़ होते हैं आप। देखिए, मुझे भी लगता है कि शायद ये जो डेडलाइन है इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दिया जाए, और उसकी वजह यह है कि मेरे राय में लॉजिस्टिक्स, क्योंकि मैं सुन रही थी आज कल भी डिटेंशन सेंटर्स की बात की जा रही थी कि जो लोग जिनको डिपोर्ट करेंगे उनको हमने डिटेंशन सेंटर्स में रखना है। अभी तक जो मालूमात आ रही है मीडिया में वो यही आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, बलूचिस्तान में 3 बनाए जाएंगे, और एक डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 5000 लोगों को रखा जा सकता है। लेकिन जो डिपोर्ट करने हैं लोग, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, वो 1.7 मिलियन है। तो ये एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है कि आपने इतने ज़्यादा लोगों को आप रखेंगे किधर, इसमें बच्चे भी होंगे, इसमें ख़वातीन होंगी, उनके लिए आपने अलग जगह बनानी होगी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना होगा, उनका मेडिकल इंतज़ाम करना होगा। इतनी जल्दी तो आप उनको डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, एक दिन में तो इतने लोग नहीं हो सकते डिपोर्ट। तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बन सकती है जिसकी वजह से, और फिर दबाव भी है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से थोड़ा बहुत शायद एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की, अलीना, अभी बहुत से सवालात हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिल रहे। अब मैं फिर से वो सवाल उठाना चाहूँगी। एक तो ये कि हमें बार बार ये कहा जाता है कि 24 क्या खुदकुश हमले हुए हैं पाकिस्तान में इस साल, जिसमें से 14 जो थे वो अफ़गान शहरी थे, लेकिन इसका अभी तक हमारे सामने ना कोई सबूत रखा गया है, ना हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाई गई है, और ना ही कोई बात करना चाहता है उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तानी थे और फैसिलिटेटर्स थे इन दहशतगर्दों के। दूसरी चीज़ ये है, जो एक बड़ा अहम मामला था और एक सवाल जो अभी सिविल सोसाइटी ने उठाया है, वो पिटिशन लेके गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जहाँ पे उन्होंने कहा है और ये सवाल पूछा है कि क्या एक निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो एक लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल पॉलिसी ले सकती है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में। इरिवर्सिबल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा आपने इनको डिपोर्ट कर दिया, निकाल दिया मुल्क से, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी हुकूमत आएगी उनको वापस ले आएगी। और तीसरी बात जो हमें बार बार कहा जाता है कि देखिए हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अफ़गान हुकूमत है उन्होंने TTP को फैसिलिटेट करते हैं जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्द हमले करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताएं जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो क्या अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या चुने हैं, क्या इलेक्ट किए हैं, क्या उनकी हुकूमत है? तो उनकी हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हम
सारे जो अफ़गान शहरी हैं और जो गरीब से गरीब अफ़गान शहरी हैं उनको हम क्यों सज़ा दे रहे हैं? हम आजकल वैसे कलेक्टिव पनिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं और हमें बोलना भी चाहिए जो इजराइल में, जो गाज़ा में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमारा जो दिल आएगा हम करेगा। देखिए, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी अलीना, हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि कोई अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता। बहुत ही कोई मजबूर होते होंगे, बहुत ही कोई मजबूरी होगी, बहुत ही कोई मुश्किल हालात होंगे कि आप अपना घर छोड़ के जाए। मैडम शेख, एक जुमला सिर्फ। मैडम शेख, मैं बेनज़ीर साहबा गालिबन मिसअंडरस्टूड कर गई हैं। मैं इंसानी हकूक़ की नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म करें, मैं कह रहा हूँ इंसानी हकूक़ की कहानियों पर ना जाइएगा, गज़ा और इसराइल को इनसे ना जोड़िएगा। अब वहाँ तालिबान हुकूमत आ चुकी है, उनका मुल्क बन चुका है, वहाँ अमेरिका निकल चुका है, अब उनको अपने वापस वतन जाना चाहिए। और दुनिया का कोई भी मुल्क हो जहाँ गैर कानूनी तौर पर कोई मुकीम हो और वो उनमें से अक्सर सबूतों के साथ जराइम में मुब्तला हों और कल्चर तबाह कर रहे हों, उनको आप अगर कहें कि अपने वापस अपने मुल्क चले जाएं, तो गरीब आदमी क्या उसका ये घर है जहां उसके इस घर में रहना चाहिए था? उसका अपना मुल्क है, उधर वहां जाए। इंसानी हकूक तब होते हैं जब आप कानूनी तौर पर मुकीम हो। हाँ, उनको वापस भिजवाने के लिए अच्छा रास्ता दें, उनको बाइज्जत तरीके से भिजवाएं, मगर ये वैसे इंसानी हुकूक, मेरा ख्याल है इंसानी हुकूक की डेफिनेशन भट्टी साहब मेरा ख्याल है ये नहीं है कि तभी होता है कि जब आप कानूनी तौर पर मुकीम हो। इंसानी हुकूक तो अगर आप इंसान हैं, आपके होते हैं। ऐड कर दूं अलीना, एक छोटी सी अमेरिका की वैसे मिसाल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ही ख़राब रही हैं, उन पर बड़ी तनकीद हुई है। लेकिन अमेरिका में भी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि चेंज आ रहा है। वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जो उनके अनडॉक्यूमेंटेड, जिनको एलियंस कहते हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो मुलव्वस है किसी जुर्म में या दहशतगर्दी में, बेनज़ीर अमेरिका ने मेक्सिको के हवाले से क्या किया है? डिपोर्ट करेंगे। अमेरिका ने मेक्सिको के हवाले से क्या किया? वो भी कह रहे हैं कि ये हम ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं करेंगे अडॉप्ट, जहाँ पे जो जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं हम उनको निकाल दें, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी तनकीद होती है। और हम सब ने वो तस्वीरें देखी किस तरह बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है जेलों के अंदर, अपने उनके माँ बाप से अलग करके। तो लगता है हम भी कुछ ऐसी करने जा रहे हैं। अब तो इन लोगों के होते हुए हम पनाह गुज़ीर हो गए अपने मुल्क में, और निकालें इनको, अपने मुल्क वापस भिजवाएं। और ये सारी स्मगलिंग, सारा कुछ होता रहता है, जराइम होते रहते हैं। हमें फिर याद आ जाता है अमेरिका जब जहां उसने स्टैंड लेना होता है लेता है। मेक्सिको के हवाले से उन्होंने कहा दीवार खड़ी, उन्होंने कहा कर दो, सारा कुछ कर दो, करते हैं सारे लोग। ये जब ये जो गरीब अफगान शहरी हैं मुल्क से जाएंगे तो हमारे मुल्क की मईशत भी ठीक हो जाएगी और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। सारे मसले जो हमारे मुल्क के है ना वो हल हो जाएंगे। अच्छा, इख्तिलाफ राय है ना सिर्फ इसके ऊपर, बल्कि मसला जरूर हल। ठीक है, आप लोगों की राय में इख्तिलाफ है, दैट्स ब्यूटीफुल। इसको जरा आगे लेके चलते हैं एजाज सैयद के पास। आप लोग मेक्सिको की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पर आज तक इस बारे में डिबेट हो रही है, वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि वो सही था या नहीं था। लेकिन एजाज, लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अहम है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद आगे फिर क्या होगा? ये जो अभी बसेस में हम देख रहे हैं लेके जाए जा रहे हैं, कुछ गैर कानूनी मुकीम कुछ वापस भेज दिए गए हैं, उनको कहाँ रखा जाएगा? किस तरह से ये चीज़ प्रोसेस करेगी आगे सारा का सारा काम? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टेरेन है और दोनों का जो बॉर्डर है, एक तो फॉर्मल चैनल्स हैं जहाँ पर लोग पासपोर्ट देख कर आते हैं, और एक इनफॉर्मल चैनल्स हैं जहाँ पर लोग वैसे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। तो जो अफगान जो पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भेजना, ये UNHCR भी पूरी कोशिश कर चुकी है। कमोबेश मुतअद्दिद प्रोग्राम उनके गए हैं, और UNHCR तो ये भी अनाउंस करती रही है कि पर इंडिविजुअल $400 ये देते थे कि जो शख्स वापस जाएगा उसे $400 देंगे जो यहाँ पर आए थे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि वो $400 लेते थे, चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। ये होता रहा। दो इश्यूज हैं इसमें। एक तो पॉलिसी की फार्मुलेशन किसने किया है, ये एक बड़ा अहम मामला है कि अभी हमारे इरशाद भट्टी साहब ने, प्यारे भाई ने, एक ही सांस में आर्मी चीफ को सलूट भी मारा है, मुबारकबादें भी दे दी हैं, और साथ हल्लाशेरी भी दी है कि पीछे नहीं हटना। तो मुझे बड़ा याद आ गया कि मुशर्रफ साहब, राहिल शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, और वज़ीर आज़म थे हमारे नवाज शरीफ। तो पार्लियामेंट हाउस में एक इन कैमरा मीटिंग हुई थी
कि यमन में फौजें भेजी जानी है या नहीं, आपको याद होगा वो क्राइसिस होगा, तो शेख रशीद साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, जाहिर है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे। तो ये शेख रशीद साहब बाहर आए पार्लियामेंट हाउस से, तो मैं और मतीउल्लाह जान खड़े थे, तो हमने उनसे शेख रशीद साहब से पूछा भी क्या हुआ अंदर, तो शेख साहब बड़े खुश थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे इरशाद भाई बड़े खुश हैं। शेख साहब ने कहा कि आर्मी चीफ का फैसला है कि वहां पर फौजें नहीं भेजनी। हमने कहा ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। कहते नहीं नहीं, ये आर्मी चीफ का फैसला है, ये नवाज शरीफ का फैसला नहीं है, ये वजीर आजम का फैसला नहीं, आर्मी चीफ का फैसला है। तो ये बड़ा जबरदस्त फैसला है और इसके बड़े फायदे होंगे, और उन्होंने फायदे गिनवाए। तो हमने पूछा कि अगर ये फायदा मुल्क के नुकसान में, ये फैसला मुल्क के नुकसान में गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो शेख रशीद साहब ने कहा जनाब नवाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने उसी वक्त कहा, टीवी कैमरे पे कहा, उन्होंने कहा जिम्मेदार नवाज शरीफ। अभी ये फैसला जो हुआ है ना, इरशाद भाई इसकी तारीफें कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब की तारीफें कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। तो कल खुदा ना खास्ता ये फैसला खराब हो गया तो इरशाद भट्टी साहब ने यहाँ पर बैठ के गवर्नमेंट को बुरा भला कहना है। तो पहले तो ये है कि हम थोड़ा सा अपनी, नहीं कहूंगा, ठीक है, प्रॉमिस नहीं कहूंगा। अच्छा, जिन्होंने फैसला लिया है मैंने उनको मुबारकबाद दी। भट्टी साहब आपको तो कह देना चाहिए ना, हाँ हाँ वो तो फिर निगरां हुकूमत पॉलिसी करवाई ना, अमल दरामद होना चाहिए, उनकी गलती होनी चाहिए। नहीं कहेंगे भट्टी साहब, उसका भी नवाज शरीफ उसका नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम होंगे, शेख रशीद साहब का अपना होगा, और ये आपने मुझे पहले भी सुनाया था, मुझे पता था ये लतीफा मेरे पे ही आपने जड़ना है, बड़े अरसे से आपने रोक के रखा हुआ था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ पाक फौज को इन 2 फैसलों पर। चले वो निगरान हुकूमत को भी नहीं कहेंगे, बेनजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो फिर भी नवाज शरीफ को ही कहेंगे। चले एहसास ये है, चले कमिंग बैक टू द पॉइंट है, अर्ज ये है कि देखिए पॉलिसी कौन सी कामयाब होती है या कौन सी देर पा पॉलिसी होती है। हमेशा वो वाली पॉलिसी देर पा होती है जिसके ऊपर किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में तमाम तबकात जो हैं उस पर गौर करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी पेश की जाती है, पार्लियामेंट उसके ऊपर गौर करती है, वो मामला मीडिया के जरिए आता है। आप अलीना अपना प्रोग्राम रखती हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स अपना प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ पर हर तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाया जाता है। ये नहीं होता कि एक दिन आप आए हैं और दूसरे दिन आपने फैसला कर दिया कि जी ये मसला है। आप ये कहते हैं कि ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं ये दुरुस्त नहीं है। आपके पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों की तादाद उठाकर देख लें, बहुत बड़ी तादाद है, और वो वहाँ पर काम करते हैं, टैक्स देते हैं, वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। वहाँ पर इमिग्रेशन ले लें, एक वक्त आता है कि वो टैक्स देते हैं और वहाँ पर सिटीजन बन जाते हैं। मैं एक खातून है, उनका नाम है सलमा जाहिद। ये खातून अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान से अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ कनाडा गई। 15 साल बाद 2014-15 में ये खातून कनाडा की पार्लियामेंट की रुकन बन गई। आज भी हैं ये वहां की पार्लियामेंट की रुकन। हमारे लोग जाते हैं बाहर, मेहनत करते हैं, वहां पे के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, टैक्स देते हैं, सिस्टम उन्हें कबूल करता है, अपनी पावर बनाता है और उन्हें रुकन पार्लियामेंट तक बना देता है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो हुकूक मांगते हैं और आपके पास लोग आ जाएं तो आप उनको हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां पर अफगान जो हमारे बहन भाई हैं उनकी जनरेशंस यहां पर पैदा हुई हैं, 3 जनरेशंस कम से कम वो यहां पर पैदा हुई हैं, वो यहां पर पली बड़ी हैं, वो अपनी मदर लैंग्वेज नहीं जानती जो उनके अजदाद की लैंग्वेज थी, वो कल्चर नहीं जानती जो उनके अजदाद का कल्चर था उधर अफगानिस्तान में, वो वहां पर रह नहीं सकते। वहां पर अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, ये भी एक डिबेट है। अच्छा, कि वो यहां से आए क्यों? आपने सुन लीजिए, आपने पैसे लिए, आपने सोवियत यूनियन के खिलाफ वहां पर जाकर उनके मुल्क में जंग लड़ी, उनके मुल्क की ईंट से ईंट बजाई, वो लोग भागे भागे आए, कोई इस मुल्क में आया, कोई ईरान में गया, कोई कहीं गया। फिर अभी दोबारा आपने कहा, आपने तालिबान की मदद की, अफगान तालिबान की मदद की कि ये हमारे भाई हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने खड़े होकर कहा कि अमेरिकियों को भगा दिया तालिबान ने जो गुलामी के शिकंजे हैं वो तोड़ दिए। ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आपने तालिबान की मदद की, वहां से लोगों का इनखला हुआ, वो लोग भागे, कोई तालिबान ने तो बंदूक की बुनियाद पे वहां पर हुकूमत ली है, कोई वोट की बुनियाद पर तो नहीं ली। आप उसका हिस्सा रहे, आप उसकी जिम्मेदार रहे
और अब वो जो लोग जिनको आपकी वजह से और दुनिया की वजह से अपने घरों से भागना पड़ गया, आज आप कहते हैं यहां से चले जाएं। कोई खुदा का खौफ करें, कोई ये सोचें कि जब आप बैरून मुल्क में होते हैं, आपके बहन भाई बैरून मुल्क में होते हैं, तो वो तो हुकूक मांगते हैं। आप तो यहां पर बैठ के, मैं और आप यहां पर बैठ के उनके हुकूक की बातें करते हैं, लेकिन जब किसी का बच्चा हमारे घर पे आ जाए तो हमने उसको हुकूक नहीं देने। ये जो तालिबान, ये जो अफगान महाजरीन यहाँ पर आए हैं, आपको जरूरत है इसकी कि बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसीज लेके आए, टैक्स यहाँ पर जो दें उनको, ये सिस्टम का ऐसा बनाएं, इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली उनको शहरियत दें ताकि वो कौमी धारे में शामिल हो सके। बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कौमी धारे में शामिल होंगे तो फिर सारी एक्टिविटीज में ऑब्वियसली वो हिस्सा ले सकेंगे। न्यायी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये तस्लीम कर लेगा, से कम कर जाएगा और करना चाहिए, या फिर आपको लगता है एक दुरुस्त फैसला है, नहीं दबाव बर्दाश्त करना चाहिए? देखिए जी, दो हिस्से हैं सवाल के जी। एक तो ये हिस्सा है कि जो आपका सवाल है, और एक है जो मैंने देखा कि उसको खामखा इससे लिंक कर दिया गया, वो है आपकी स्मगलिंग रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। उसके लिए अलहदा एक जो टास्क है, और इमिग्रेंट्स को जो इलीगल है या जैसे तैसे हैं या टेम्परेरी रिजाइडिंग थे, उनको वापस भेजना। देखिए जो पहला है ना, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, स्मगलिंग रोकना, ये तो आपका एक गवर्नेंस इशू है, आपका करप्शन इशू है, और एक अरसे से ये हम लगे हुए हैं। दूसरा है इमिग्रेंट्स का सवाल। देखिए ये मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरा ख्याल है कि बेनजीर साहबा ने और एजाज ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भट्टी साहब उस तरह उसको इशू को एक्सक्लूसिवली नहीं उसको डिस्कस किया, इसको एक्सक्लूसिवली हैंडल करना है। देखिए दुनिया में इस तरह की मिसालें कहाँ मिलती हैं? हमने एक इशारतन कराया था तो मैक्सिकन सुना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अमेरिका के अंदर जो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स हैं और कुछ थोड़ी हद तक बाकी जो है लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स हैं, वो एक उनका दर्द सर है। और ये आज की बात नहीं है, ये एक उनका एक पिछले, क्योंकि उन्होंने इस स्टेट को कतई नजर इसके पॉलिटिक्स हो जाती है कि बहुत सारी स्टेट जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने उनसे छीनी है और हत्याई है, और एज लेट एज टेक्सास को उन्होंने 1850 में जाके उनको छीना है। अब जब ये इमिग्रेंट्स जो हैं वहां से तो उसके बाद ये रुक ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही फैमिली उधर भी रह रही है, इधर भी रह रही है। प्रेसिडेंट रेगन जब मैं वहां पढ़ रहा था 1981 में ओथ लिया उन्होंने, जो भी जब लेते हैं जनवरी फरवरी में, तो पहला जो चीज किया उन्होंने वहां पे तकरीबन एक जनरल एमनेस्टी दी और 1,30,00,000 मैक्सिकन्स को इमिग्रेशन दी। ये बात खत्म नहीं हुई। इन 1986 में फिर एक इमिग्रेशन रिफॉर्म लानी पड़ी, फिर उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, फिर कहा जी अब बंद कर देंगे बॉर्डर। ये कभी नहीं बंद होते, खुसूसन जब साकल मुल्क गरीब हो और वहां पे जॉब्स ना हो। हाँ, अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश में प्रॉस्पेरस हो गया, उसके हालात अच्छे हो गए, तो ये असर खत्म हो जाएगा। हमारी एक हिस्ट्री है अफगानिस्तान की, हम यहाँ शायद एजाज जानते हो, उनको इस इलाके से टच है। एक मैं तो कुछ पैदा हुआ हूँ 50s में, कुछ थोड़ा सा होशवास है, तो चूंकि मियाँ वाली जो है बिल्कुल एक उनसे अफगानिस्तान से तकरीबन क्रो फ्लाइट जो है 80 या 100 मील के फासले पे है। तो पंजाब में या इंटरेस्ट होती है तो मियाँ वाली उनका जो है, बल्कि फौजें भी इसी रास्ते से आती हैं, याटक से या कालाबाग मियाँ वाली से आती रही हैं। तो इस तरह जो इमिग्रेंट्स, ये एक पैबंदे और अफगानी, और ये बेचारे सर्दियों में जब सर्दी पड़ती थी वहां कमाने के लिए खत्म हो आते थे, तो ये हर्ड्स किस्म आते थे, जिस तरह पुराने जमाने में नोमैडिक्स काम करते थे। इनकी बस्तियां बस जाती थी, सारों को पता होता था कि सर्दियों में कोई भीख मांगते थे, कोई लकड़ियां काटते थे, कोई लकड़ियां बेचते थे, कोई जानवर बेचते थे। अब ये बात है कि जब अफगानिस्तान में जंग लगी और अफगानिस्तान को हेल्प बना दिया गया, और एजाज सैयद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप एक दोज़ख बना के और उनके लोगों कहें कि अब हमने जहां से तुम्हें निकलने नहीं दिया, अब वो यहाँ पे आए तो वो बेचारे क्योंकि यूज थी तो पाकिस्तान से, मैं खुद 17 में अफगानिस्तान का वीजा नहीं चाहिए होता था, जाते थे क्रॉस कर देते थे, कई लोग पूछते थे वीजा नहीं है आपके, चलो क्रॉस कर जाए। अब मेरी बात सिंपल ये है कि ये लोग जो है, ये इसके एक मैकेनिज्म चाहिए, और जो बंदे फिर इसमें मैं मेरे ख्याल वाइंड अप कर दूं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, कि जो असल जो है ना, जो प्रॉब्लम है आपका, वो तो ये है कि
जो क्राइम रेट जो है उनके थ्रू हो गए। मुझसे आज शर्तियां लिखवा ली कि क्रिमिनल सारे रह जाएंगे। जैसे जहां साहब ने किसी और तरीके से कहा, सारे वो लोग चले जाएंगे जो यहाँ लॉ अबाइडिंग है, जो आपकी नजर में है, वगरना ये एफर्ट इनफर्टाइल है, उसके लिए तरीकेकार और हो। बस अब कल या परसों अगर तौसी नहीं होती डेडलाइन में तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे हुकूमत पाकिस्तान का? क्या हमें ये नज़र आएगा कि कुछ डिटेंशन सेंटर्स हैं जिसमें लोगों को कैद किया हुआ है, रखा हुआ है, या जिस तरह कह रहे कैंप्स बनाए हुए हैं वहाँ पर फिर रखा हुआ है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होगी, वो अमल किस तरह से चलेगा, उसके लिए तैयारी है? ब्रीफली प्लीज़। अलेना, चारों सूबों की जो पुलिस है और इंतज़ामिया उसको हदायत कर दी गई है, लेकिन इसके ऑप्टिक्स बड़े गंदे हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार करके लेके लाया जाएगा। फिर कुछ कैंप्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कुछ जगह मुख्तस की गई हैं जहाँ पर उनको रखा जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए ना कि उसकी तस्वीरें बनेगी, वीडियोस बनेंगी, और फिर उन फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरेगा। इन्होंने प्लान तैयार किया है, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन प्लान उन्होंने बिल्कुल तैयार किया है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? अगर मैं एजाज से एक सवाल पूछ, जरूर चले एजाज, एक सेकंड रुक जाएगा। जी बेनज़ीर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें कुछ पता है किस किस्म के डिटेंशन सेंटर्स होंगे, कैंप्स होंगे, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो किस तरह इनको रखा जाएगा? एग्जैक्टली एजाज। अभी बेनज़ीर मेरे पास अभी इसकी तफसील नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई कैंप्स बना रहे हैं, और ज़ाहिर है उसमें अच्छा। ये जो आप वेदर कंडीशन की बात कर रही हैं, ये भी एक इन इटसेल्फ एक चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। चले हम इसको अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जैसे जैसे इसमें आगे अपडेट्स आएंगी हम भी डिस्कस करेंगे, हम नज़र रखे हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद गज़ा की सूरत हाल के मुतल्लिक अपने तज्जियाकारों की राय शामिल करेंगे। जो फ़लस्तीन में जारी है उसकी बात करेंगे। गज़ा से तमाम तर मवासलाती कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। जब गुज़श्ता रात इसराइल ने इतनी शदीद बमबारी की कि वहाँ पर न सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, आई एम श्योर जानी नुकसान भी हुआ होगा, जिससे मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं सकती क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लैक आउट है। ऐसी सूरत हाल में यूएन में करारदाद पास हुई है जिसमें फ़लस्तीन में और इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, और इसको किस तनाजुर में देखा जाए? क्या ये एक उम्मीद की किरण के तौर पर ली जाए या फिर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अपने तज्जियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। एजाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। अलेना, मेरा नहीं ख्याल कि यूएन कोई सख्त इक़दाम करने का कह सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर है डिप्लोमेसी का, और डिप्लोमेसी का जो फेलियर है ये इंटरनेशनल पावर्स का है। यूएन अनडाउटेडली, आपको पता है कि यूएन की जो बुनत है उसमें भी एक खामी है कि जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपको पता है वीटो पावर के हामिल हैं बाज़ ममालिक, और वीटो इस्तेमाल हो जाएगी जब भी यूएन कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करेगी तो अमेरिका ने इसको वीटो कर देना, और माजी में भी किया, अभी रिसेंटली भी किया है, इसी सारे तनाज़र में भी ये किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। ये अल्टीमेटली ये मसला डिप्लोमेसी से ही हल होना है। अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि कल जो करारदाद पास हुई है उसकी अहमियत कितनी है? देखिए, कल जो करारदाद पास हुई है उसकी बहरहाल अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है कि अहमियत नहीं है। उसमें देखिए जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं समझता हूँ कि हम सऊदी अरेबिया पे माजी में तनकीद करते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं, वो सिर्फ पैसे बनाना जानते हैं, लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरेबिया अपने डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स है वो बड़े मौसर अंदाज में ले रहा है। आप तुर्की अल फैसल की स्पीच सुन लें, वो क्या कहते हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बड़ा क्लैरिटी से एक बात कर रहे हैं। सर्कल बैक टू यू, अगर कुछ दरमियान में सवालात होंगे जो यकीनन होंगे तो आपसे रहनुमाई थोड़ी सी इसके ऊपर चाहेंगे क्योंकि आपको इस इशू के ऊपर उबूर है। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, मैं तो कहूँगी कि कुछ भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन से पहले भी जब सीज़ फायर की एक स्टेटमेंट आई थी तो वो भी कई दिन बाद आई थी इसराइल के हमला करने के बाद, और इस वक्त दुनिया के जो सबसे ताकतवर ममालिक हैं वो सब इसराइल के साथ खड़े हुए हैं।
बल्कि आज ही मैं अल जज़ीरा में पढ़ रही थी कि जो गाज़ा के लोग हैं वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है और हम कत्ल हो रहे हैं, कत्ल नहीं, हम ख़त्म हो रहे हैं, हमें ख़त्म किया जा रहा है और पूरी दुनिया खामोशी से बैठ के देख रही है। देखिए, इजराइल से तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका का जितना शर्मनाक किरदार रहा है इस पूरी चीज़ में, जो बाइडन जो है अमेरिका के सदर, वो दिन कहते हैं कि ये जो डेथ टोल के नंबर्स आ रहे हैं ये भी शायद ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, कम होंगे इससे, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ पे अस्पताल पे हमला हुआ उस पर भी वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई तहकीकात होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसराइली इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियोस आप देखें, वो किस तरह से तमाशा तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लाइट्स फ्लिकर ऑन करते हैं, पानी नहीं मौजूद तो वहाँ उसका चिड़ा चिड़ा के मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इसराइली इन्फ्लुएंसर्स की। तो इंसानियत तो है। न्याय साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक चीज देखता हूँ, मेरी बिल्कुल सेटल्ड राय है और प्लीज इसको जो है ना उसको कोई बुरा ना बनाए। पहली बात यह है कि एंड ऑफ इजराइल है, दूसरी बात यह है कि जंग मजीद फैलेगी, तीसरी बात यह है कि जंग जो है इसमें ये आलमी जंग बन जाएगी, और जो चौथी चीज है वो ये है कि मैं डिटेल बताए बगैर ये इजराइल का गोइंग टू बी वॉटरलू जो नेपोलियन को हुआ था, और ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का जो था ना, जो 30 साल की वो जंग थी जो वॉटरलू में आके नेपोलियन इसी हुब्रस के साथ जब गया था और उसका समझा था मैं जीत के आ गया, तो उठ के आ गया, फ्रांस आ गया कि हम जंग जीत चुके हैं और हम तबाह कर दिए सब कुछ जो भी इत्तेहादी फोर्सेज है। हकीकत यह है कि कई इतनी सिमिलैरिटीज होती हैं कि मैं इसको देखता था कि जी इजराइल जो है इतने अरसे से फंसा हुआ था, ये आप ये मत समझे जो कोई फलस्तीन में बीत रही है, जो बेनजीर ने कहा है, जो इत्तेजाज सैयद साहब ने कहा है, ये एग्जैक्टली उनकी विचारों की जो पिछले 70, 75, 76 साल की स्टोरी है, हमें अब पता चला है। इससे पता चला है कि हमास ने या उसने जो ऑपरेशन किया है उसने इसको हाईलाइट कर दिया है, और इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया बैठे। मत भूलें कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इजराइल के खिलाफ है सिवाय अमेरिका के, और फिक्र और ये अमेरिका जो है वो भी पता नहीं बाद में या हो सकता है कि अंदर से वो हलाशेरी दे रहा हो उन मुल्कों को, ईरान को, सऊदी अरब को, क्योंकि किसी अमेरिका भी अकेला नहीं है, यूके भी उसके ऊपर खामोश है, बोलता नहीं है। वो एक ही है ना, कनाडा भी साथ ही। वो तो आपको पता है यूके क्या चीज है, उसके बारे में क्या मशहूर है उनके बजाय अमेरिका के खिलाफ उनका। सर, अगर आपकी इजाजत हो मैं भट्टी साहब की तरफ बढ़ जाऊं। आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। भट्टी साहब। मैडम शेख, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार शर्मनाक, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप का किरदार शर्मनाक, आलमी ज़मीर, आलमी प्रेशर शर्मनाक, मुस्लिम उम्मा शर्मनाक, OIC अरब ममालिक शर्मनाक। जब इसराइल जब तक चाहेगा वो नस्ल कुशी करेगा, कोई करारदादें, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। जिन्होंने रोकना था वो इसराइल के साथ फरीक बन चुके हैं। सही। और मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ज़ईफ़ अम्मा बन चुकी है। OIC का बता दिया है कि OIC, तो बात ये है कि इस वक्त जब इसराइली हुकूमत चाहेगी वो बमबारी रोक देगी या वो हमले रोक देगी, जब चाहेगी, जब तक चाहेगी वो करेगी, उसको कोई प्रेशर नहीं है, और ये सारे ही दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। ओके जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।